मेरी उम्र 26 साल है और मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। मेरे जन्म के बाद ही मेरे माता पिता की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस समय मेरी बड़ी बहन की उम्र 14 साल थी। मेरी दादी और मेरे पिता ने मुझे पाला था। दादी ने मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिता से दूसरी शादी पर काफ़ी जोर दिया था, लेकिन मेरे पिताजी दूसरी शादी के लिए बहुत खिलाफ थे और वह राजी नहीं हुए। वो मुझे किसी दूसरी औरत की गोद में नहीं डालना चाहते थे। दादी ने पिताजी को बहुत समझाना चाहा, लेकिन पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। फिर मजबूरन दादी ने ही मेरी परवरिश की, लेकिन दादी भी बस 6 साल तक ही हमारा साथ दे पाई। एक दिन वह भी हम तीनों को अकेला छोड़कर चली गई। पिताजी दादी की मौत के बाद टूट कर रह गए थे। मुझे संभालना उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं उस वक्त सिर्फ 6 साल की थी। दीदी भी उस समय कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करती और पिताजी भी नौकरी पर जाते। मेरे पिताजी की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी। ऐसे में उन दोनों में से एक भी मेरी ड्यूटी करने के काबिल नहीं था। पिताजी अगर काम छोड़कर बैठे तो घर का खर्चा कैसे पूरा होता और फिर दीदी की पढ़ाई पर भी असर पड़ता। आखिरकार दीदी ने ही अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी और उन्होंने घर बैठकर प्राइवेट पढ़ाई करनी शुरू कर दी। मैं उस वक्त तीसरी क्लास में थी। सुबह सवेरे उठकर मैं तैयार होकर स्कूल के लिए जाती। दीदी हम तीनों के लिए नाश्ता बनाती और तैयार करके मुझे स्कूल छोड़कर आती और फिर घर के सारे कामकाज खुद करती। फिर दीदी मेरे आने तक दोपहर का खाना भी तैयार करके रख देती और फिर मुझे स्कूल से खुद वापस लेकर आती। मेरी दीदी मेरी हर छोटी मोटी ख्वाहिशों और ज़रूरतों को खुद पूरा करती थी। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी कट रही थी कि कुछ साल बाद मेरे पिताजी ने दीदी को शादी करने के लिए कहना शुरू कर दिया, लेकिन दीदी शादी से हमेशा ही इनकार करती क्योंकि उन्हें मेरी पढ़ाई की काफ़ी चिंता रहती थी। दीदी हमेशा पढ़ाई का बहाना लगा देती, उसे और पढ़ना है और कुछ काबिल बनना है, इसलिए वह शादी नहीं करेगी। एक दिन मैं स्कूल से आकर सो गई और सोकर उठी तो दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र दीदी पर पड़ी जो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को तैयार कर रही थी। मैं उठकर दीदी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। दीदी जो अपने बालों को संवार रही थी, अचानक ही उन्होंने अपना हाथ रोक लिया और मुझे कहने लगी, अच्छा हुआ तुम जाग गई हो। मैं कुछ काम के सिलसिले से घर से बाहर जा रही हूँ। 1 घंटे बाद वापस लौट आऊँगी। तब तक तुम अंदर से दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लेना और कोई भी शरारत मत करना। मैंने दीदी की बात को अच्छी तरह से समझ लिया और सर हिलाकर कह दिया कि ठीक है दीदी, आप चले जाओ। जब दीदी घर से चले गई तो मैंने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया और फिर 1 घंटे के बाद दीदी भी वापस घर आ गई। फिर हर दिन ही ऐसा होने लगा। दीदी अक्सर काम का बहाना करके 1 घंटे तक घर के बाहर ही रहती और पिताजी के घर आने से पहले ही वापस आ जाती। अब मैं 8वीं क्लास में हो गई थी। मेरी उम्र 14 साल हो गई थी। दिन ऐसे ही गुजरते चले जा रहे थे। दीदी की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और दीदी बहुत अच्छी जॉब भी लग चुकी थी। एक दिन पिताजी टाइम से पहले ही घर पर आ गए। शाम के लगभग 7 बज रहे थे जब दीदी घर में दाखिल। उनके साथ एक लड़का भी था जिसका चेहरा चेहरे से ढका हुआ था और उसके साथ दीदी ने भी शादी का लाल जोड़ा पहना था। मैं और पिताजी ये सब देखकर दंग रह गए। पिताजी ने भी सवालिया नज़र दीदी पर डालते हुए देखा तो दीदी तुरंत हकलाते हुए कहने लगी, पिताजी मैं इस लड़के से शादी कर ली हूँ। यह लड़का अब मेरा पति है। पिताजी ने गुस्से में दीदी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उसके बाद एक नज़र पिताजी ने मुझ पर गुस्से से देखा। पिताजी ने कहा कि इस लड़के को तुरंत अंदर ले जाओ। पिताजी का कहना मानते हुए मैं उस लड़के को अंदर लेकर चली गई। अंदर जाकर जैसे ही उन्होंने सेहरा उठाया तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। जिसको दीदी अपना पति बनाकर लाई थी वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वह लड़का लगभग मुझसे उम्र में 3 से 4 साल बड़ा होगा। लड़के को देखकर वह मुझे भी बहुत पसंद आया, पर दीदी ने शादी किस अंजाम में की थी मुझे ये सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह लड़का बहुत मायूस और सहमा हुआ बैठा था। उसे देखकर मुझे उस पर तरस भी आ रहा था। मैं उस लड़के को कमरे में बिठाकर बाहर आ गई। पिताजी ने काफ़ी देर तक दीदी की क्लास लगाई रखी। उनका कहना था, ऐसे किसी लड़के से शादी कर लेना ये कौन सा तरीका है? ये लड़का कहाँ रहता है? इसका घर बार कहाँ है? क्या करता है? अगर वह पिताजी को बताती तो पिताजी खुद उनकी शादी इज्जत से करवा देते। लेकिन अब जो हो गया था सो हो गया। दीदी ने पिताजी से बहुत बार माफ़ी मांगी।
इस लड़के का नाम अंकित है और उसके माँ बाप की मौत आज से 3 साल पहले ही हो चुकी थी। इसका अब दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं शादी करके इसे अपने घर में ले आई हूँ और ये आज से हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को छोड़कर किसी दूसरे घर में नहीं जाना चाहती। मेरी छोटी बहन भी अभी पढ़ाई कर रही है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसकी पढ़ाई पर कोई परेशानी आए, और जहाँ मैं काम करती हूँ यह वहाँ की बगल वाली कंपनी में काम करता है। लेकिन पिताजी ने दीदी की खूब बेइज्जती की थी। अगले कुछ दिनों के बाद वह लड़का जिसका नाम अंकित था, जो मेरे जीजा जी थे, अब हम लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे, क्योंकि वह उम्र से थोड़े से बड़े थे। मैं उनके साथ अच्छे से बातचीत कर पा रही थी। जब मैं जीजा जी का नाम लेती तो पिताजी मुझ पर खूब गुस्सा होते, इसलिए मुझे मजबूरन उन्हें जीजा जी कहना शुरू कर दिया। अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। हम जिंदगी अच्छे से गुजार रहे थे, लेकिन हमारी खुशियों को कहीं ना कहीं हमारी ही नज़र लग गई। एक दिन पिताजी भी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। खैर, जिंदगी की गाड़ी कभी किसी के जाने से रुकी है जो अब रुकती। हमें भी आखिरकार पिताजी की मौत पर सब्र आ गया। जिंदगी आगे बढ़ने लगी। मेरी जीजा जी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। दीदी अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता। उनकी तनख्वाह भी जीजा जी के मुकाबले काफ़ी अच्छी थी, इसलिए हम उनके पीछे से घर को अच्छे से संभाल रहे थे। हम दोनों की आपसी में दोस्ती देखकर दीदी हमेशा हमें साथ देखकर जल भून जाती। दीदी और जीजा जी की ये हालत देखकर मैं खूब उन पर मजाक उड़ाती। एक दिन हम सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। उस दिन दीदी की छुट्टी थी। उस दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से जीजा जी ने भी जाने से मना कर दिया। लेकिन फिर मैंने भी जीजा जी को जाने के लिए ज़बरदस्ती मना लिया। उनके जाने के बाद मैं वही हॉल में सोफे पर लेट गई। अभी उन दोनों को गए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक दरवाजे पर शोर की आवाज़ हुई। मैं सोफे से उठने ही वाली थी कि इतनी ही देर में जीजा जी रोते हुए घर में दाखिल हुए। मैं हैरान होकर खड़ी थी और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। दीदी बार बार जीजा जी से उनकी किसी सच्चाई के बारे में बात कर रही थी। दीदी बार बार गुस्से से जीजा जी को मार रही थी, लेकिन जीजा जी बार बार दीदी के आगे मिन्नतें कर रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है। जबकि मैं चुपचाप खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। दीदी जीजा जी की किसी सच्चाई के बारे में बात कर रही थी। इसके बारे में आज तक दीदी ने मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं अपने दिमाग में न जाने क्या क्या सोच रही थी। कुछ देर बाद दीदी अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर के बाद जब अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उस बैग में उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था। उन्होंने जीजा की तरफ गुस्से से नज़र देखा और घर के बाहर निकलकर चली गई। उन्होंने एक बार भी मुड़कर मुझे देखना गवारा नहीं समझा। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। वह तो चली गई थी, लेकिन उस वक्त जीजा जी की हालत बेहद ख़राब हो रही थी। मैंने फ़ौरन से जीजा जी को हाथ से उठाया और उन्हें सहारा देते हुए कमरे तक ले गई। वह बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मेरे जीजा जी देखने में बहुत मासूम थे। वह बहुत शरीफ इंसान थे। आज तक उन्होंने कभी भी दीदी से या मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, और आज दीदी के इस अंदाज से वह काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए थे। जीजा जी की आंखों में लगातार आंसू निकल रहे थे। वह बार बार दीदी को पुकार रहे थे। उन्हें संभालने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। सुबह जब मैं दीदी और जीजा जी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि दीदी के कमरे में टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था। वह लेटर उनका जॉब पोस्टिंग लेटर था। इसका मतलब दीदी की दूसरे शहर में पोस्टिंग हो गई थी। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ दीदी का ट्रांसफ़र हुआ, वरना मुझे तो लगा था दीदी कहीं गुस्से में घर तो छोड़कर नहीं चली गई। यह तो अच्छा हुआ कि पता चल गया कि दीदी कहाँ है, वरना न जाने जीजा जी का रो रो कर क्या हाल होता। दीदी ने जीजा जी की ऐसी हालत कर दी थी कि मुझे दीदी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब घर में मैं और जीजा जी ही बचे थे। हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। जीजा जी दीदी को बहुत याद करते। उन्होंने दीदी की वजह से खाना पीना भी छोड़ दिया। मैं उन्हें बहुत समझाती कि खाना पीना छोड़ने से कुछ हल नहीं होता। मैं जानबूझकर ऐसे चुटकुले मारती ताकि उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाए। मुझे दीदी की अब बिल्कुल भी याद नहीं आती, बल्कि मैं तो अब खुश थी कि अच्छा हुआ कि वह घर से चली गई। जैसा सुलूक दीदी ने जीजा जी के साथ किया था, उस हिसाब से मुझे दीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर, दिन गुजरते चले गए। मेरा MBBS भी हो गया। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं MBBS की डिग्री लेकर घर पहुंची
तो मैंने खुशी के मारे अपने जीजा जी को कसकर गले लगा लिया और जीजा जी ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा और तुम डॉक्टर बन जाओगी और वह दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा। मेरी इस खुशी पर जीजा जी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम डॉक्टर बन गई हो, तुम्हारे हाथ में डॉक्टर की भी डिग्री आ गई है। अब तुम ये बताओ, मुझे तुम क्या ट्रीट दे रही हो? मैंने जीजा जी से कहा कि आप कुछ भी मांगो, मैं आपको वही दे दूंगी। तो जीजा जी मुझसे कहने लगे कि ठीक है, चलो हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। मैंने जीजा जी के गले में हाथ डालते हुए कहा कि ठीक है, आपका हुक्म सर आँखों पर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप बताइए, आपको कहाँ जाना है? जीजा जी के हंसने की आवाज़ सुनकर मैं भी कहीं खो सी गई थी। आज इतने दिनों के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मैं वह देखकर बहुत खुश थी। मेरे कान तो जीजा जी की हंसी सुनने के लिए तरस गए थे। मैं लगातार जीजा जी की तरफ देखे जा रही थी। मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मैं हमेशा अपने जीजा जी को ऐसे ही खुश रखूंगी। उनको खुश देखकर मैं मन ही मन सोचने लगी कि काश जीजा जी की शादी मुझसे हुई होती तो आज मैं उन्हें बहुत खुश रखती, क्योंकि मेरे जीजा जी बहुत ही नेक दिल इंसान थे। मगर अब क्या हो सकता था, किस्मत में जो लिखा था वह होकर ही रहता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि तभी अचानक जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिलाया। तब मैं अचानक होश में आई और घबरा गई, जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। एकदम जीजा जी से नज़रें चुराने लगी और इधर उधर देखने लगी। जीजा जी ने मुझसे पूछा कि किन ख्यालों में खोई हुई हो। जीजा जी का सवाल सुनकर मैंने फिर से जीजा जी की तरफ ध्यान दिया। एक दिल कह रहा था कि उनको सब कुछ बता दूं, आखिर मैं किस बारे में सोच रही हूँ, मगर फिर मैंने अजीब सा रिएक्शन बनाकर बात को टाल दिया। फिर मैंने जीजा जी से कहा कि आप जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं। और फिर मैं भी अपने कमरे में आ गई ताकि कपड़े चेंज कर रेडी हो जाऊं। लगभग 20 मिनट के बाद मैं तैयार होकर अपने घर से बाहर आई और गेट के बाहर आकर खड़ी हुई तो जीजा जी पहले से ही बाइक लेकर खड़े थे। जीजा जी को देखकर मैंने उन्हें कहा कि आप आज काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। ये सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर मैं बाइक के पीछे बैठ गई और जीजा जी बाइक चलाने लगे। आज पहली बार मैं जीजा जी की बाइक के पीछे बैठी थी। जीजा जी बाइक काफ़ी तेज चला रहे थे। आज बहुत ज़्यादा खुश थे। यह देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। जीजा जी बाइक बहुत तेज़ चलाने की वजह से मैंने जीजा जी से कहा कि आप थोड़ा धीरे चलाइए, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं इससे पहले आज तक किसी भी लड़के की बाइक के पीछे नहीं बैठी थी। यूं ही मस्ती मजाक करते हुए हम लोग मॉल तक पहुंच गए। जीजा जी ने गाड़ी मॉल के बाहर लगाकर मॉल के अंदर चले गए। वहां जाकर हम लोगों ने खूब शॉपिंग की। मैंने जीजा जी के लिए आज बहुत अच्छी अच्छी शर्ट भी ली, जिसे पहनकर वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। ये देखकर मेरा दिल डगमगाने लगा था, लेकिन मैंने अपने जज्बातों पर खूब काबू करके रखा था। शॉपिंग करते करते कब वक्त गुजर गया हमें कुछ पता ना चला। एक चीज़ मैंने इतने दिनों से नोट की थी, वो थी यह कि जीजा जी दीदी के जाने के बाद काफ़ी नर्वस हो गए थे। उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो गया था, लेकिन मेरा साथ हो जाने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। उसके बाद हमने मूवी देखी और रात का डिनर भी हम दोनों ने एक साथ किया। फिर हम बाइक पर बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। सर्दियों का मौसम था और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रात के टाइम बहुत ठंड महसूस हो रही थी। ठंड लगने की वजह से मैंने जीजा जी को पीछे से पकड़ लिया और यूं ही हंसते हंसते हम लोग घर पहुंच गए। लेकिन जब हम घर के मोहल्ले में पहुंचे तभी दूर से लोग हमें देखने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। जब हम घर के दरवाजे पर खड़े हुए तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। यह देखकर जीजा जी फिर से नर्वस होने लगे। उन्हें फिर डर लगने लगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, मगर मैंने जीजा जी का हाथ बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। जब जीजा जी का हाथ पकड़कर मैं घर के अंदर दाखिल हो रही थी, पीछे से मैंने एक औरत की आवाज़ सुनी। वह कह रही थी, हे भगवान, ये क्या बेशर्मी मचाई हुई है लोगों ने। शुक्र है हमने आज इन लोगों को अपनी आंखों से रंगरलियां मनाते हुए देख लिया, वरना हमें तो पता न चलता कि ये जीजा और साली का क्या खेल चल रहा है। इनको तो अपने रिश्ते का भी लिहाज नहीं है। ये दूसरी औरत भी बोल पड़ी और कहने लगी, अरे बहन, इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं है। इस बेचारी ने तो बिन माँ के अपनी ज़िंदगी गुजार रखी है। आखिर इसमें इतनी समझ कहाँ से आएगी। अरे यह तो इस घटिया आदमी को सोचना चाहिए था। न जाने इसने पहले इस भोली भाली दीदी को फंसाकर उससे शादी कर ली, उसके बाद इस घर में दाखिल हो गया और ये अपनी साली पर भी अब डोरे डाल रहा है। इसके लक्षण ही ठीक नहीं है। तभी इसकी पत्नी इसे छोड़कर चली गई।
इसके इरादे ही सही नहीं है और ये अब दोनों बहनों को काबू में करना चाहता है। उसके बाद इसे भी यूज करके दूसरी औरत के पीछे भागेगा। मैं चाहती तो उनको जवाब दे सकती थी, लेकिन इस वक्त मुझे अपने जीजा जी की काफ़ी चिंता थी। वह काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए मैं चुपचाप उनका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई और घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन औरतों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जो न जाने क्या क्या बोल रही थी। यह देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। अगर किसी को सच पता चल जाए तो न जाने क्या होगा। अभी तो लोग सिर्फ बातें ही कर रहे थे, झूठ मूठ की कहानियां सुना रहे थे, लेकिन न जाने मैं किस सोच में गुम थी। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। अब मैं यही सोच रही थी कि ना जाने कल का सूरज मेरे लिए क्या तूफान लाने वाला है। मैं अपने दिमाग में न जाने कैसी कैसी बातें सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि मैंने जीजा जी को अपनी तरफ से खुश करने की हर तरफ से कोशिश की थी, लेकिन आखिर में मोहल्ले वालों ने हमारी खुशियों को नज़र लगा दी। यह सब मेरी वजह से हुआ था। इसी वजह से मैंने जीजा जी को खाने में नींद की दवा मिलाकर दे दी ताकि वह शांति से सो सके। मेरे जीजा जी बहुत नेक और अच्छे दिल इंसान थे। वह किसी से आज तक झगड़ा नहीं करते, लेकिन उनमें एक फोबिया था, वह यह कि कोई भी अगर उनके बारे में कुछ बोलता तो वह बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते, डर के मारे कांपने लगते। खाना खाने के बाद जीजा जी बहुत सुकून से सो गए थे। मैं उनके कमरे में उन्हें सोता हुआ देखकर कमरे से बाहर आ गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं थोड़ी लेट से उठी थी। मैंने देखा कि जीजा जी आज काम पर नहीं गए, बल्कि वह किचन में जाकर नाश्ता बना रहे थे। मैं चुपचाप नाश्ता करने के लिए जाकर बैठ गई और जीजा जी से कुछ बात नहीं की। लेकिन जब मैं नाश्ता ही करने वाली थी कि तभी अचानक घर के दरवाजे की बेल बजी। मैंने अपने कान खड़े कर लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मोहल्ले वाले बाहर आकर खड़े हैं और वह फिर से कल रात के बारे में फिर से कोई न कोई बात जरूर करेंगे। मुझे अब बहुत डर लग रहा था। जीजा जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा मोहल्ले वाले घर के अंदर दाखिल हो गए और उन औरतों ने घर में घुसते ही कल वाला तमाशा फिर से शुरू कर दिया। जीजा जी ने खुद पर लगे इल्ज़ाम तो चुपचाप सहे, लेकिन जब उन औरतों ने मेरे बारे में गलत बोलना शुरू किया तो जीजा जी उन लोगों पर बरस पड़े। मैं हैरान से जीजा जी की तरफ देखे जा रही थी। वह बड़ी तेज़ी से उन लोगों को जवाब दे रहे थे। कुछ देर बाद वह लोग चुपचाप मुंह लटका के घर से बाहर चले गए और जीजा जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं जीजा जी का यह रूप देखकर आज दंग रह गई। आज सच में उन्होंने सही किया था। उन्होंने लोगों की बोलती बंद करवा दी। मैं भी खुशी खुशी नाश्ता करके कमरे में चली गई। तभी जब मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि जीजा जी के हाथ में मेरा मोबाइल था। न जाने वह किससे बात कर रहे थे, लेकिन जब मैं उनके पास पहुंची तो वह मुझे कहने लगे कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। मुझे अब डर लगने लगा था, कहीं जीजा जी को मेरी सच्चाई तो नहीं पता चल गई और अब जीजा जी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अब मैं झूठ बोल नहीं सकती थी। मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, वह भी सच बोलने का। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, दरवाजे की फिर से बेल बजी और फिर से कोई घर पर आया। न जाने अब कौन आया था, जिसे सुनकर जीजा जी तुरंत दरवाजा खोलने के लिए चले गए और मेरा मोबाइल सोफे पर फेंक दिया। मैंने तुरंत अपना मोबाइल पकड़ लिया। इससे पहले उन्हें मेरे दूसरे राज के बारे में पता चले, मैंने एक लंबी चैन की सांस ली और सोच रही थी कि अच्छा हुआ दरवाजे पर कोई आया है। तभी अचानक जीजा जी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। जल्दी से भागकर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पर जो था उसे देखकर मैं अचानक ही शॉक हो गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे सामने मेरी बड़ी बहन खड़ी थी। उसे देखकर मैं तुरंत उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दीदी को लेकर मैं घर के अंदर दाखिल हुई और फिर कुछ देर बाद मैं अपने दोस्त का बहाना करके अब घर से बाहर चली गई, ताकि वह लोग अकेले में बैठकर बातें कर सके और पिछले सारे गिले शिकवे मिटाकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। वैसे भी मैं दीदी की अमानत दीदी को अब सौंप चुकी थी। अब मैं आप लोगों को जीजा जी के ज़िंदगी के बारे में सच बताती हूँ। जीजा जी एक बार में वेटर का काम करते थे। वह बचपन से ऐसे नहीं थे, लेकिन शायद ऐसा होना उनकी किस्मत में लिखा था। वह अनाथ थे। उन्होंने जब होश संभाले दर दर की ठोकरें खाते हुए पाया। जब वह 5 साल के हुए तो किसी नेक फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया और वह उस फैमिली के साथ रहते थे। आखिर उनका माँ बाप का प्यार मिल गया। वह उस फैमिली के साथ उनके घर चले गए। शुरू के काफ़ी साल अच्छे गुजरे। जिस परिवार ने उन्हें अपनाया था वह काफ़ी अच्छा और अमीर परिवार था।
उन लोगों ने जीजाजी को सड़क से उठाया और अपना नाम दिया। लेकिन जैसे ही जीजाजी जवान हुए, काफी सारे लोग थे जो उनकी खूबसूरती पर जलते थे, क्योंकि जीजाजी बहुत ही हैंडसम थे और बचपन से वे बहुत ज़्यादा मासूम थे। जो परिवार उन्हें अपने साथ ले गया था वह ज्वाइंट फैमिली परिवार था। वहाँ पर उनके स्टेप फादर के भाई के बेटे भी थे, जबकि उन लड़कों में कोई भी इतना हैंडसम नहीं था। इसलिए जब उन लड़कों का रिश्ता आता तो उन लड़कों की बजाय जीजाजी को पसंद करके वो लोग चले जाते। एक दिन उन लड़कों की माँ जीजाजी को बहाने से अपने साथ बाहर ले गई और उन्होंने बीच रास्ते से ही जीजाजी को रुमाल पर नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद जीजाजी को कुछ याद नहीं रहा। जब उनकी आंख खुली तो यह देखकर उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि वह एक बार पर पहुंच चुके थे। वो औरत अपने बेटों का बदला लेना चाहती थी और उसने घर वालों को बहाना बना दिया कि तुम्हारा बेटा कहीं मिल नहीं रहा, ना जाने वो मुझे छोड़कर बीच रास्ते में कहाँ चला गया। मैं उसने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। जीजाजी के सौतेले बाप ने हर तरफ से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जीजाजी का कुछ पता ना चला। जीजाजी की सच्चाई के बारे में मुझे उस दिन पता चला जब मैं अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त को जीजाजी के बारे में जांच पड़ताल करने को कहा। जिस दिन दीदी और जीजाजी के बीच में झगड़ा चल रहा था और दीदी घर छोड़कर चली गई। लेकिन फिर 1 साल बाद जीजाजी वह बार से छुप छुपाते हुए भाग निकले। कितने दिनों तक रास्ते पर भीख मांगते रहे। एक रात एक पुलिस वाले ने उनको रास्ते पे भीख मांगते हुए देखा। उन्होंने कहा कि तुम तो भले इंसान नजर आ रहे हो, तो फिर तुम भीख क्यों मांग रहे हो। तब जीजाजी ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। तब उस पुलिस वाले ने जीजाजी को एक कंपनी में नौकरी दिलवा दी और इसी तरह जीजाजी अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। तभी जीजाजी को मेरी दीदी से मोहब्बत हो गई और दीदी उनसे शादी करके उन्हें घर पर ले आई। लेकिन दीदी को यह बात शादी के बाद पता चली थी, इसलिए वह उन पर बहुत गुस्सा हुई और गुस्सा करके घर छोड़कर चली गई। लेकिन दीदी के जाने के बाद जीजाजी ने हमेशा फ़ोन पर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दीदी जीजाजी की कोई बात पर विश्वास नहीं करती। दीदी के जाने के बाद जीजाजी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वह कभी भी अपनी असली ज़िंदगी की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से मैं हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती और उनसे हंसी मजाक करती। दीदी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें जीजाजी की कोई गलती नहीं थी। ऐसे दिन गुजरते रहे कि तभी अचानक जीजाजी को रास्ते पर वही पुलिस ऑफिसर मिला। उन्होंने उसे फिर से अपनी कहानी सुनाई। उस ऑफिसर ने दीदी से बात की और उन्हें पूरी तरीके से अच्छे से समझाया। इसी वजह से दीदी अब वापस घर आ गई। लेकिन मेरी मेहनत और कोशिश पर जीजाजी ठीक होने लगे। मैंने जीजाजी का ट्रीटमेंट अपने हिसाब से शुरू कर दिया था। मैं हमेशा उनका ख्याल रखती, जिसे सब लोगों ने गलत समझा था। लोग मुझ पर और जीजाजी पर ना जाने किस किस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे। दीदी पूरे 2 साल बाद घर वापस आई थी। ये सोच सोच कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभी तो मेरे रिश्ते फिर से मिल गए थे और मैं खुलकर उनके साथ जीना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा मेरे साथ मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग के लिए शहर से दूर जाना था। इसलिए मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर दी। जीजाजी को आज ये बात सुबह पता चली थी, जिसके बारे में मैंने जीजाजी को नहीं बताया था। मैं जीजाजी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसी वजह से मैंने अपनी ट्रेनिंग को कैंसिल करवा दिया और जीजाजी को फ़ोन पर यह बात मेरे एक सहेली के ज़रिए पता चली। मेरी यही सच्चाई थी जिसके बारे में जीजाजी को मोबाइल के ज़रिए पता चला था कि मैं ट्रेनिंग पर जाने से मना कर दिया। आखिरकार उसका सपना था, लेकिन मैं अपने परिवार की वजह से आपको छोड़कर अकेला नहीं जाना चाहती। शाम के टाइम जब मैं घर वापस लौट कर आई तो मैंने देखा कि जीजाजी और दीदी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। दीदी ने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे डांटने के लिए तैयार बैठी थी। मैं जाकर उनके पास बैठ गई और उन दोनों को देखने लगी। अपने दीदी और जीजाजी को अपने माता पिता समान समझती हूँ। जीजाजी ने मुझे सगी माँ से भी बढ़कर और बाप का प्यार दिया, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं जीजाजी को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी। लेकिन अच्छा हुआ कि दीदी खुद ही घर वापस लौट कर आ गई। अब मैं बेफिक्री से अपनी ट्रेनिंग के लिए जा सकती हूँ। दीदी और जीजाजी ने मुझे समझाया कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर आराम से जा सकती हो और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम हमें ज़रूर बताना, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और तुम अपना सपना पूरा करो और कामयाब डॉक्टर बनकर घर वापस लौटना। मुझे दीदी और जीजाजी से बहुत हिम्मत मिली थी। मैं बहुत खुश थी। दोनों ने आपस में बात करके अपने गिले शिकवे मिटा लिए थे। आखिरकार जीजाजी के साथ जो हुआ था
उसमें जीजा जी की कोई गलती नहीं थी। इसलिए दीदी ने जीजा जी के बारे में सच्चाई जानकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि वह उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। मैं अब बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई हूँ और मेरा अपना हॉस्पिटल भी है। मेरे जीजा जी और दीदी भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और आज मेरी दीदी और जीजा जी के पास दो बेटियां हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश। मैं भी शादी करने के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रही हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे भी मेरे जीजा जी जैसा ही लड़का मिल जाए जो मेरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाल ले। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।